नमस्कार। फिर से एक बार नया सेटअप है, नई जगह है और नया वीडियो है। आजकल बजट के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ इधर-उधर, तो मैं ज़्यादा बजट को फ़ॉलो नहीं कर पाया हूँ। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो के माध्यम से मैं बजट को भी फ़ॉलो कर लूँगा और एक रिएक्शन वीडियो भी बन जाएगा। एनीवे, लेट्स जंप इन। आई विल गिव लिंक टू द ओरिजिनल वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। गो एंड चेक इट आउट। कम बैक एंड रिएक्ट विद मी। गिव मी अ थम्स अप। सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट्स बिगिन। अगले 5 साल कैसे होने वाले हैं? क्या भारत डेवलपमेंट की फास्ट ट्रेन पकड़ेगा या फिर अपने सारे पैसे यूं ही बेकार प्रोजेक्ट्स में बर्बाद कर देगा? इन सारी बातों का जवाब अगर कहीं पर मिलता है तो वो है भारत का बजट। इन शॉर्ट, मिडिल क्लास को मिला ठेंगा, गरीब को कुछ मिलता है, अमीर को बहुत कुछ मिलता है, मिडिल क्लास को बस मिडिल फिंगर मिलता है। मिडिल क्लास चुपचाप अपना 5 साल कैसे डिसाइड होंगे? जस्ट द नेक्स्ट ईयर, नो? टैक्स भरता है और उसका पैसा यूपीएससी के स्कैमर्स को अमीर बनाने में जाता है या फिर ऐसे पुल बांधने में जो कभी भी गिर सकते हैं। एज यूजुअल आपकी इनकम फिनिश करने के बाद सरकार की नजर आपके सेविंग्स पर है। लगता है इतना सारा टैक्स देने के बाद एक बार बिहार और आंध्र जरूर जाना चाहिए देखने के लिए कि हमारा पैसा कैसे लुटाया जा रहा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% हुआ है और लॉन्ग टर्म 12.5% हुआ है। इसका रिजल्ट मार्केट पर भी दिख रहा है। मिडिल क्लास को क्या मिला? क्या टैक्स का बर्डन हल्का हुआ? मोदी जी की 3rd टर्म में उनका फोकस कौन से एरियाज में होने वाला है? हमारे टैक्स के पैसे बड़े भरोसे से सरकार के हवाले करते हैं। ये पैसे हम बड़ी मेहनत से कमाते हैं। अगर ये पैसे सरकार ठीक से यूज नहीं करती तो इसमें सरकार से ज्यादा हमारा नुकसान है। इसीलिए एक चौकीदार की तरह सरकार पर नजर रखनी पड़ती है और हम चाहते हैं कि आप और हम साथ में सरकार से अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट करें। अगले कुछ मिनटों में हम इस साल के बजट के हाइलाइट्स आपको समझाएंगे, लेकिन एक आसान भाषा में। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। बजट काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बजट से हम समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का फ्यूचर डायरेक्शन क्या है। भारत का एक ही प्रॉब्लम है कि हम जनरली फ्यूचर के बारे में ठीक से प्लान नहीं करते और बुरे प्लानिंग एंड विजन की वजह से हमेशा दुनिया से पीछे छूट जाते हैं। एआई एक ऐसा रैपिडली डेवलपिंग फील्ड है जो पूरी दुनिया बदल रहा है। नए नए एआई टूल्स एक तरफ लोगों के जॉब्स पर इम्पैक्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों का काम आसान भी कर रहे हैं। ऐसे सिनारियो में आप एआई के बारे में जितना जानेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। एंड वन रिसोर्स यू कैन यूज फॉर योर प्रिपरेशन इज दिस 3-hour ChatGPT एंड एआई वर्कशॉप। जो होता तो एक पेड वर्कशॉप है, लेकिन आप हमारे खास ऑडियंस है, इसीलिए मुझे लगा कुछ एआई का कुछ इम्प्लीकेशन है बजट में। चैप्टर 1, बजट होता क्या है? चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपको एक मोबाइल खरीदना है और आप दुकान में जाते हैं। आप दुकानदार से कहते हैं कोई अच्छा मोबाइल दिखाओ, तो दुकानदार पहले सवाल क्या पूछता है? वो कहता है अरे मैडम फोन तो सारे अच्छे ही हैं, आपका बजट क्या है? आपका बजट 2 फैक्टर्स पर डिसाइड होता है। एक है कि आप कितना पैसा कमाते हो और दूसरा है कि आप कितना पैसा स्पेंड करना चाहते हो। आजकल कई लोग ईएमआई पर भी फोन लेते हैं क्योंकि उनके लिए फोन जरूरी है, फिर उनके हाथ में पैसे हो या ना हो। ये 3 बातें समझना सिंपल है, राइट? तो आपके लिए देश का बजट समझना भी सिंपल है। जैसे आपका इनकम होता है वैसे देश का रेवेन्यू होता है। ये रेवेन्यू टैक्स से आ सकता है जैसे कि इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी, या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू भी हो सकता है। जैसे अगर सेंटर किसी स्टेट को लोन देती है तो उस पर कमाया हुआ इंटरेस्ट, पावर सप्लाई के लिए फीस, फाइन्स, पेनल्टीज एटसेट्रा। इन सारी बातों को मिलाकर बनता है देश का इनकम, जिसे फैंसी भाषा में कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडर करके अनुमान लगाती है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में यानी 31 मार्च 2025 तक केंद्र सरकार कितने पैसे कमाएगी। बजट डॉक्यूमेंट्स में ये एक काफी इम्पोर्टेंट फिगर है कि गवर्नमेंट के पास आने वाला 1 रुपया कहां से और कौन से सोर्सेस से आता है। सोचने जैसी बात है कि इतने टैक्सेस देने के बावजूद इनकम टैक्स से ज्यादा कंट्रीब्यूशन बोरोइंग से आता है। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसीट्स यानी रोजमर्रा और रेगुलर। रेवेन्यू रिसीट्स यानी वो रिसीट्स जो आपको रेगुलरली मिलते हैं, जैसे कि सैलरी या फिर एफडी या सेविंग्स बैंक पर इंटरेस्ट। सिमिलरली रेवेन्यू एक्सपेंसेस यानी वो खर्चे जो आपको डे टू डे लाइफ में खर्च करने पड़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरीज एटसेट्रा। गवर्नमेंट के केस में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरीज, पेंशन, सब्सिडी, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं। और इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, ये सब रेवेन्यू रिसीट्स हैं।
कैपिटल यानी वन टाइम, या फिर वो जिसकी फ्रीक्वेंसी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमारा वेदर डिपार्टमेंट कभी भी सही तरह से बारिश की प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकता। कैपिटल रिसीट्स और एक्सपेंसेस दोनों कुछ वैसे ही होते हैं, जो आएंगे या नहीं, अगर आएंगे तो कितने अमाउंट में आएंगे इसकी सरकार को कोई सर्टेनिटी नहीं होती। कैपिटल एक्सपेंसेस में वो सारे एक्सपेंसेस आते हैं जिन्हें एसेट क्रिएशन में यूटिलाइज किया जा सकता है, जैसे रेलवे को अपग्रेड करना, डिफेंस परचेजेस करना, नई सड़कें बनाना, नए हॉस्पिटल बनाना। कैपिटल रिसीट में मेजरली बोरोइंग्स और ग्रांट्स आते हैं। इस बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनुमान लगाया है कि केंद्र सरकार इतने रुपए कमाएगी और खर्च कितने करेगी पता है? इतने। क्या हम यानी भारत सरकार जितना पैसा कमाती है उससे ज्यादा स्पेंड करती है? हम इतना पैसा कहाँ खर्च करते हैं? चलिए बजट डॉक्यूमेंट को समझते हैं। चैप्टर 2, आमदनी 98, खर्चा रुपया। एक बजट 3 तरह का हो सकता है। सरप्लस बजट, जहां हमारा इनकम एक्सपेंसेस से ज्यादा होता है। बैलेंस बजट, जहां हमारा इनकम और एक्सपेंस दोनों सेम टू सेम होते हैं। और डेफिसिट बजट, जहां हमारे एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा हैं। फन फैक्ट, भारत के इतिहास में सिर्फ एक ही बार 1950-51 में हमने एक सरप्लस बजट प्रेजेंट किया था। यहाँ पूरे 71 लाख का सरप्लस भारत की तिजोरी में बचा हुआ था। उसके बाद आने वाले सारे बजट्स डेफिसिट बजट्स ही थे। बजट के टॉप 5 मिनिस्ट्रीज देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 18,58,158 करोड़। Ministry of Defense 6,21,940 crores. Ministry of Road Transport and Highways 2,78,000 crores. Ministry of Railways 2,55,393 crores. Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution 2,23,323 crores. हमारा सबसे बड़ा स्पेंड इंटरेस्ट पेमेंट्स पर होगा ₹11,62,940 crores, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है। ये पूरे बजट के कैपिटल आउटले से भी ज्यादा है। बजट के हिसाब से इस साल 31,29,200 करोड़ रेवेन्यू रिसीट्स के फॉर्म में आएंगे। उसके सामने टोटल एक्सपेंसेस यानी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंसेस 48,20,512 करोड़ होंगे। यानी गवर्नमेंट को ये सारे खर्चे करने के लिए 16,13,312 करोड़ बोरो करने पड़ेंगे। चैप्टर 3, फोकस कहां पर हुआ? इस बजट में फोकस कहां हुआ? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने काफी इंपॉर्टेंट बात कही कि मॉडर्न भारत में सिर्फ 4 जाति हैं: गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता। कुल मिलाकर 9 प्रायोरिटीज की बातें हुई जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और फोकस एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमईज और मिडिल क्लास पर हुआ, एटलीस्ट ऑन पेपर। शुरुआत मिडिल क्लास से करते हैं। इन शॉर्ट, मिडिल क्लास को मिला ठेंगा। एज यूजुअल आपकी इनकम फिनिश करने के बाद सरकार की नजर आपके सेविंग्स पर। हमने हमारे पिछले वीडियो में भारत में टैक्स स्ट्रक्चर रिवाइज होने की जरूरत क्यों है इस बारे में डिटेल में चर्चा की। इनकम टैक्स की बात करें तो टैक्स स्ट्रक्चर रिवाइज तो हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना हमें एक्सपेक्टेड था। न्यू टैक्स रेजीम के नए स्लैब्स कुछ ऐसे दिखेंगे। आप वीडियो को पॉज करके नए स्लैब्स के बारे में पढ़ सकते हैं। टैक्स के लिए एक अच्छी बात यह है कि हम विवाद से विश्वास की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर टैक्स लायबिलिटी 50 लाख से कम है तो इनकम टैक्स की फाइल असेसमेंट के लिए 3 साल बाद नहीं खोली जाएंगी। मेजर चेंजेस इनडायरेक्ट टैक्सेस में हुए हैं, जैसे कि कस्टम्स ड्यूटी। कैंसर की दवाइयाँ सस्ती होंगी, फोन्स और फोन्स के चार्जर्स सस्ते होंगे। गोल्ड और सिल्वर की कस्टम्स ड्यूटी 6% तक कम हुई। हमने इसी महीने की शुरुआत में इस पॉइंट पर एक वीडियो भी बनाया था कि क्यों लोग भारत में नहीं दुबई जैसे प्लेसेस में जाकर गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन कहीं के टैक्सेस कम हुए तो कहीं के टैक्सेस बढ़ेंगे भी ना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% हुआ है और लॉन्ग टर्म 12.5% हुआ है। इसका रिजल्ट मार्केट पर भी दिख रहा है। फॉरेन की कंपनीज के लिए भारत में 40% टैक्स हुआ करता था, जो कम करके 35% हुआ है। टैक्स से आगे बढ़ते हैं। सरकार का फोकस एम्प्लॉयमेंट पर रहा है। भारत में विमेन्स पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स काफी लो है। इसे एनकरेज करने के लिए सरकार ने प्रॉमिस किया है कि इंडस्ट्रीज के आसपास विमेन्स ओनली हॉस्टल स्थापित किए जाएंगे। वैसे इंडस्ट्रीज के पास क्रैश की भी सुविधा की जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक के लोन्स दिए जाएंगे। आने वाले 5 सालों में सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को देश के टॉप 500 बिजनेसेस में इंटर्नशिप दिलवाने का टारगेट रखा है। आई थिंक ये किस लिए हुआ है कि अभी जो रिसेंटली हुआ था ना, जब यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हो गई थी, तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल हो गया था वहाँ से स्टूडेंट्स को निकलवाना, और वो एक बहुत बड़ा इशू बन गया था। और देन दे रियलाइज्ड कि MBBS करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स यूक्रेन में पड़े हुए थे, बिकॉज MBBS इंडिया में करना बहुत मुश्किल है। Either you clear the NEET exam, which is another Pandora's box, or if you want to go for private
MBBS, then it's very expensive. So people choose to go to Ukraine, Russia, and all these countries. And then when the war broke out, then this whole situation was taken into account. तब ये अनाउंस किया था कि और मेडिकल स्कूल्स बनाएंगे और इसको थोड़ा सस्ता करने का ट्राई करेंगे. तो आई थिंक उसी को एक्सटेंड करते हुए बजट में अभी ये दिया है. 10 लाख करोड़ इन्वेस्ट करके अर्बन हाउसिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस होगा. रेंटल हाउसिंग मार्केट्स को और ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश होगी. शहरों में ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट पर फोकस होगा. सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए पीएम सूर्य घर योजना के बारे में लोगों को रिमाइंड किया गया, जहां आप अपने घर सोलर पावर की मदद से 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी पा सकते हैं. इसके बारे में और जानने के लिए आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं. इस साल I even heard if you have extra energy, that you're producing by the solar panels, then you can even sell it. So you get free electricity and you also make money by selling the electricity. So that was the whole scheme. And the government is not gonna pay for you like the Delhi government does for free electricity. The government will help you install the solar panels. So that is a one-time cost for government, and then you can keep on maintaining it. I don't know who maintains it, but the only cost that comes afterwards is maintaining it. You get free electricity and you can sell electricity. बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट्स में होने वाले फ्लड्स के बारे में बात हुई. उत्तराखंड के लैंडस्लाइड्स की बात हुई. सिक्किम के फ्लैश फ्लड्स की बात हुई. लेकिन यहाँ काफी वेग बातें हुई कि सरकार असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी. एग्जैक्टली क्या करेगी इसका प्लानिंग मिसिंग था. वैसे ही हीट वेव्स की बातें हुई ही नहीं, जहां इस साल नेशनल कैपिटल दिल्ली में भी टेम्परेचर्स 50 डिग्री तक पहुंच रहे थे. हमारे जीडीपी का 3.4% कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च होगा. 11,11,111 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड होंगे. आंध्र प्रदेश What was that number? 11,11,11,111 crores. Why? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 15,000 करोड़ आंध्र प्रदेश के लिए एलोकेट हुए हैं. बिहार में 26,000 करोड़ रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए नालंदा और गया जैसे लोकेशंस को डेवलप करने के लिए खर्च होने वाले हैं. आई होप कि ये पैसे एक्चुअल में सही कामों के लिए Andhra and Bihar. That doesn't sound sus at all. खर्च होते हैं. लगता है इतना सारा टैक्स देने के बाद एक बार बिहार और आंध्रा जरूर जाना चाहिए, देखने के लिए कि हमारा पैसा कैसे लुटाया जा रहा है. कुछ लोग कहेंगे कि ये एक पॉलिटिकल मूव है. आंध्र प्रदेश ने चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार के बगैर सरकार गिर सकती है. आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में बताइए. ओवरऑल फोकस भारत का कर्जा कम करने पर हुआ है, यानी फिस्कल डेफिसिट. इस साल हमारा फिस्कल डेफिसिट 4.9% होगा और अगले साल तक 4.5% तक कम करने का अनुमान लगाया जा रहा है. चैप्टर 4 सरकार की उधारी. ये पैसा आता कहां से? अगेन उसी फोन के एग्जाम्पल पर वापस जाते हैं. अगर आपको रील्स बनाने के लिए या फिर गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए आईफोन चाहिए, लेकिन अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप क्या करते हैं? लोन लेते हैं, राइट? सरकार भी वही करती है. लेकिन हमारी सरकार लोन किससे लेती है? एलियन से. हमारी सरकार हमसे ही लोन लेती है. भारत एक डेफिसिट बजट चलाता है, यानी कुल मिलाकर सरकार के रिसीट्स उनके खर्चों से कम है और जो बाकी बच जाता है उसे बोरोइंग से भरा जाता है, यानी लोन लेकर. अब एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट यानी रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू रिसीट्स माइनस ग्रांट्स एंड अदर कैपिटल रिसीट्स. बेसिकली फिस्कल डेफिसिट ये बताता है कि हमें कितने बोरोइंग्स करनी पड़ेंगे ताकि सरकार वही खर्चे कर पाए जो उन्होंने बजट में कमिट किए हैं. इस साल का फिस्कल डेफिसिट है ये. सरकार लोन कहां से लेती है? अगर आप बेसिकली जितना हमारा रेवेन्यू है, let's say the revenue is let's say 3 lakh crore just for example, और जो हमने expenses दिखाए हैं that is 4 lakh crores. So जो दोनों के बीच में difference है, हमारा revenue कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो जो हमें borrowing करनी पड़ेगी in order to meet those खर्चे, that is fiscal deficit. पापा की परी हैं तो आपके घर एक चलता फिरता एटीएम है. आपके पापा, आप पापा से 2 I hope I didn't get it wrong. मीठी बातें करके लोन ले सकते हैं, और पापा आपसे प्यार करते हैं तो वो आपको पैसे देंगे भी, या फिर आप बैंक के चक्कर काट सकते हैं. वैसे ही सरकार के पास भी एडिशनल पैसे खड़े करने के लिए यानी डेट के लिए 2 ऑप्शंस हैं. एक होता है इंटरनल डेट यानी जनता जनार्दन से लिया हुआ लोन, मार्केट बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, स्टेट प्रोविडेंट फंड्स, बॉन्ड से आया हुआ पैसा सरकार आपसे बोरो करती है. इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसमें
में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके प्राइसेस सोने के प्राइसेस से लिंक्ड होते हैं। प्लस सरकार आपको 2.5% इंटरेस्ट भी देती है। ये सरकार ने आपसे लिया हुआ एक लोन है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल डेट, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर हमारे ट्रेड पार्टनर्स यानी दूसरे देशों से लिया हुआ डेट होता है। सरकार देश को स्टेबलाइज करने के लिए, सरकारी एम्प्लॉइज की सैलरीज देने के लिए, देश के डिफेंस के लिए, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज के लिए और रोड्स बनाने जैसे कामों के लिए खर्चे करती हैं। और जब ये सारे खर्चे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं आ पाते तो लोन लेती है। लोन तो शादी करने के लिए भी लिया जा सकता है और एक ही इवेंट में सारा पैसा उड़ाया जा सकता है, या फिर लोन लेकर एजुकेशन भी लिया जा सकता है। शादी वाला लोन बुरा लोन है, क्योंकि बारातियों को खाना खिलाने से आपकी फ्यूचर इनकम थोड़ी बढ़ेगी। लेकिन एजुकेशन के लिए अगर लोन लिया तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। अच्छा जॉब पाकर आप आपकी इनकम बढ़ा सकते हैं। लोन बुरा नहीं होता, लोन किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो चीज अच्छी या बुरी हो सकती है। देश के लिए सेम लॉजिक अप्लाई होता है। एक सशक्त और स्मार्ट इकोनॉमी वही होती है जो लोन का इस्तेमाल करके खुद को ग्रो करती है। लोन लेकर रास्ते बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पैसों का सही इस्तेमाल है। आप लोन ले सकते हैं लेकिन लिमिट में। एक लिमिट के बाद बैंक भी आपको लोन देना बंद करेगी, राइट? अगर आप महीने के 10,000 रुपए कमाते हैं और आपको 2 करोड़ का लोन लेना है तो बैंक भी आपको पूछेगी क्या फूक के आया है बे? हमारे देश में भी सरकार को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ लिमिट्स लगाए गए हैं। साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट FRBM एक्ट लाया था। ये एक्ट कोशिश करता है कि सरकार एक लिमिट के बाहर लोन लेना बंद करे, ताकि कोई एक सरकार 5 साल के लिए लोन लेकर देश को कंगाल ना कर दे। यहाँ हमने 20 साल का टारगेट रखा था, लेकिन बीच में पेंडेमिक आया और सारा प्लान See चौपट। that policy reflects that whole thinking कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन देश रहना चाहिए. So that act keeps the government in check. हो गया। ये चार्ट देखिए, यहाँ पहले वाले Which is kind of interesting because a government is bringing in acts to limit its own power. That's very interesting. चार्ट से दूसरा चार्ट मुझे ज्यादा कंसर्निंग लगता है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे लोन की किश्तें चुकाने में ही हमारे ज्यादातर पैसे खर्च हो रहे हैं। आज भी हमारे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट रीपेमेंट ही होता है। क्या भारत एक डेट साइकिल में अटक चुका है? हम इस टॉपिक पर फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे जरूर। चैप्टर 5 कंक्लूजन। इन दी एंड यही कहना चाहता हूँ कि गरीब को कुछ मिलता है, अमीर को बहुत कुछ मिलता है, मिडिल क्लास को बस मिडिल फिंगर मिलता है। गरीबों को सब्सिडीज तो मिली, अमीरों को रिबेट्स भी मिली, मिडिल क्लास को मिली सिर्फ और सिर्फ डिबेट। सरकार आपको गरीबी से ऊपर उठने में मदद जरूर करेगी, लेकिन जो बड़ी मेहनत से गरीबी से ऊपर उठे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इन्फ्लेशन हर साल गरीबी की व्याख्या बदलेगा और आप ज्यादा पैसे कमाने के बाद भी गरीब ही रहेंगे। मिडिल क्लास चुपचाप अपना टैक्स भरता है और उसका पैसा UPSC के स्कैमर्स को अमीर बनाने में जाता है, या फिर ऐसे पुल बांधने में जो कभी भी गिर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वैसे ऐसा कुछ डिटेल्स में तो हम गए नहीं. आई वॉज होपिंग कि दे वुड लाइक एनालाइज ऑल दी सेक्टर्स कि किस में कितना पैसा खर्च हो रहा है, लाइक in with respect to the other budgets and how why in their opinion this decision was taken, but they didn't do that. They just highlighted कि किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा फंड्स गए हैं, किस स्टेट को ज़्यादा फंड गए हैं और why is this happening. But then they talked about the middle class as well, where that middle class isn't getting anything because garibi is like let's say there are a lot of poor people who are living below the poverty line, so which is a talking point internationally कि इंडिया में इतने सारे लोग अभी भी इतने ज़्यादा पॉवर्टी में रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट हैज़ एन इंसेंटिव टू ब्रिंग देम आउट ऑफ पॉवर्टी सो दैट it has a good image internationally and nationally. Similarly, why the government has incentive to protect the rich? It's because the rich provide the business that the government needs in order to give money, give employment to the middle class and the poor people, as well as the government earns its own revenue because ultimately जो taxes भरते हैं they are basically rich people. In India, only the rich, like a very minute population pays the income or the direct tax that we talk about.
Anyway, I hope we'll do better with this budget, although it seems to be the talk of the hour that we didn't do any, like, this budget was no good. Okay, thank you for being here till the very end, and I'll see you guys in the next one.